Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I'm Jitin sir and I'm here to teach you guys physics. So जैसे कि आप जानते हैं we are dealing with a new topic right now in this lecture. हम डील करने वाले हैं with a topic called as sound waves. तो ओके, तो इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज जो मैं बनाने वाला हूँ इसमें साउंड वेव से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं. ओके, तो अभी वेव्स की अगर बात करें तो वेव्स के बारे में अगर डिस्कस करने के पहले मैं आपको बेसिकली ये चीज बताने वाला हूँ कि वेव्स क्या होता है. वेव्स बेसिकली क्या होता है. वेव मतलब अभी बोलोगे सर जी सबको तो पता है कि वेव क्या होता है करके. तो ये जो चीज ऐसे ऐसे जाती है इसको बोलते हैं वेव. अब ये जो वेव होती है इट्स लाइक ये जो चलते रहता है, ये वेव होता क्यों है. हम बोलते हैं कि बहुत सारे पार्टिकल अगर लाइन में खड़े, जस्ट इमेजिन करो यहां पर एक पार्टिकल है, इसके बाजू में एक और पार्टिकल है, इसके बाजू में एक और पार्टिकल है, इसके बाजू में एक और पार्टिकल, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स लाइन में खड़े हैं. अब इमेजिन कीजिए एक पार्टिकल ऊपर की तरफ आया थोड़ा. अब सेकंड केस में दूसरा वाला भी ऊपर की तरफ है, उस टाइम पे पहले वाला थोड़ा और ऊपर की तरफ गया. फिर थर्ड केस में दूसरा वाला थोड़ा और ऊपर गया, उसके केस में पहले वाला थोड़ा नीचे आया. फिर दूसरा वाला जब नीचे आया तो पहले वाला और थोड़ा नीचे आया. फिर उसके बाद ये जब नीचे आएगा तब ये वापस ऊपर चला आएगा. तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे. तो दिखने में क्या दिखता है, ये वेव. सो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अभी दो पार्टिकल्स की बात कर रहा था. ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स जब लाइन में एक 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 करके जब वाइब्रेट होती है तो उसके फॉर्मेशन की वजह से जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती है वो डिस्टर्बेंस एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस होती है. पीरियोडिक मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक. सिस्टमैटिक मतलब समझ लीजिए एक ऐसा चीज, मतलब पीरियोडिक मतलब एक ऐसा चीज होता है जो सिस्टमैटिकली हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होती है. तो बेसिकली ये एक बार ऐसे ऊपर जाके नीचे आया तो वापस ऊपर जाके नीचे आएगा, तो वापस ऊपर जाके नीचे आएगा सेम पीरियड ऑफ टाइम पर. इसको बोलते हैं पीरियोडिक. ओके, तो बेसिकली ऐसे डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो फॉर्मेशन क्रिएट होती है उस फॉर्मेशन को हम लोग बुलाते हैं वेव. ओके, अब ये जो वेव है, इस वेव के बेसिकली कुछ टाइप्स हम लोग सीखने वाले हैं. सबसे पहला टाइप ऑफ वेव हम जो सीखने वाले हैं दैट विल बी मैकेनिकल वेव. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग माय डियर चिल्ड्रन, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ज्यादातर मैकेनिकल वेव के बारे में ही सीखने वाले हैं. अब मैकेनिकल वेव क्या होता है, एक ऐसा सेट ऑफ वेव जिनको प्रोपगेट करने के लिए, प्रोपगेट मतलब ट्रैवल करने के लिए, जिनको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की सख्त जरूरत होती है. मैकेनिकल वेव के अंदर का एक टाइप होता है साउंड वेव. तो ये चैप्टर जो होती है मेजरली हम लोग साउंड वेव्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में. ओके, सो इसका एक टाइप होता है साउंड वेव. सो मैकेनिकल वेव ऐसा एक वेव होता है जिनको एक मीडियम की जरूरत होती है. जैसे कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एयर की जरूरत होती है, वाटर के अंदर भी साउंड ट्रैवल कर सकती है. सो बेसिकली कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर से भी साउंड ट्रैवल कर सकती है, एयर से भी साउंड ट्रैवल कर सकती है. लेकिन अगर कोई भी मीडियम ना हो, वैक्यूम अगर होगा तो वैक्यूम से कभी भी साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती है. ये चीजों के बारे में आप लोग ने बेसिकली सुना भी होगा. सो मैकेनिकल वेव क्या होते हैं, एक ऐसा वेव होता है जिनको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है. बस साउंड वेव उसमें से एक एग्जांपल है. ये देख के आप समझ गए होंगे इस पूरे चैप्टर में हम लोग इसके बारे में, मैकेनिकल वेव के बारे में ही सीखने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में. बट फिर भी आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं कि बाकी के दो टाइप्स कौन से हैं. दूसरा टाइप ऑफ वेव होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन की वजह से. लाइट इसका एक एग्जाम्पल होता है. और आप तो जानते हैं कि लाइट अगर वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारे के सारे वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती है. लाइट अकेला ही नहीं, एक्सरे हमारे डे टू डे लाइफ में जो यूज करते हैं हड्डियों का ये सब लेने के लिए, एक्सरे जो यूज करते हैं, गैमा रेज जो यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज की बात जो करते हैं, ये सारे रेज जो होती है, ये सारे के सारे रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आती है अलॉन्ग विथ लाइट. एंड द थर्ड टाइप ऑफ वेव वी कॉल इट एज मैटर वेव. सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में 11th में ही आप इन फ्यूचर चैप्टर में सीखने वाले हो, बट मैटर वेव के बारे में आप लोग अक्सर ना 12th में सीखने वाले हो. इट्स लाइक समझ लीजिए कोई भी मैटर, मतलब ये एक मैटर है तो इसके अंदर भी ना छोटे छोटे वाइब्रेशंस होते हैं. अब ये मैटर अगर मूव हो रही होगी तो ये वाइब्रेशंस मूव होके चले जाती है जिस वजह से एक वेव फॉर्मेट होता है. तो मैटर इज मूविंग इन द फॉर्मेट ऑफ अ वेव. इस ऐसे केसेस में हम उनको बुलाते हैं मैटर वेव. एम आई क्लियर माय डियर चिल्ड्रन? सो ये बेसिक क्लासिफिकेशन होता है जिसके बारे में हम लोग मेजरली इस चैप्टर में सीखने वाले अबाउट मैकेनिकल वेव. एंड उसके अंदर हम लोग मेजरली और डिटेल में सीखने वाले हैं अबाउट साउंड वेव. ओके माय डियर चिल्ड्रन, आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, वीडियो को पॉज करके. आई बिलीव आप लोगों ने लिख लिया है. अब डियर चिल्ड्रन, मैकेनिकल वेव के अंदर भी सी बेसिकली मैं आपको
इसके दो और क्लासिफिकेशन है जो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। मैकेनिकल वेव्स के अंदर, जैसे मैंने बताया, इस चैप्टर में हम लोग इनके बारे में ही सीखने वाले हैं। अब मैकेनिकल वेव के अंदर भी दो टाइप के वेव्स हम लोग सीखने वाले हैं। एक होगा, मतलब इट्स लाइक समझ लीजिए ऐसा वेव होता है जिनका वाइब्रेशन होता है परपेंडिकुलर एज कंपेयर टू दिस वन, प्रोपगेशन। सो इस वेव को हम लोग बुलाते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का खास बात क्या होता है? वेव मतलब वाइब्रेशन होता है, उसमें क्या होता है, वेव अगर ऐसे आगे की तरफ बढ़ रही है, वेलोसिटी अगर आगे की तरफ बढ़ रही है ना, तो उनका वाइब्रेशन ऐसा ऊपर नीचे होगा। सो वाइब्रेशन का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती है। ये उसका खास बात होता है। किसका खास बात होता है? हमारे ट्रांसवर्स वेव का खास बात होता है। दूसरा टाइप ऑफ वेव जो हम लोग सीखने वाले हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल वेव। इसमें क्या होती है, वेव अगर ऐसे आगे की तरफ बढ़ती है तो वाइब्रेशन भी ऐसे आगे पीछे की तरफ ही होती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वेलोसिटी और वाइब्रेशन के बीच का जो एंगल होता है वो जीरो होता है, मतलब वो लोग दोनों एक दूसरे से पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर पैरेलल। ऐसे दो सिचुएशंस हम लोग देखने वाले हैं। टेंशन मत लीजिए, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दैट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। अब माय डियर चिल्ड्रन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर के साथ आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वेव के अंदर, सी वेव के बारे में हम लोग जब भी डील करेंगे, ऑब्वियसली इस चैप्टर में हम लोग अभी ना साउंड वेव के बारे में ज्यादा डिटेल में सीखने वाले, बट उसके पहले इन जनरल वेव के बारे में कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। सी वेव के बारे में जब भी हम लोग डील करेंगे तो वी विल बी डीलिंग विद सर्टेन टर्मिनोलॉजीज, we'll have to use certain terminologies, so I'll have to make sure of helping you to understand those terminologies one by one. Okay, तो सबसे पहले बात, वेव को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन अक्सर कैसे होता है? इस तरह होता है। हम एक वेव को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा और ऐसे जाएगा। सी मैंने जब बनाया तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म का लुक मिल गया उसको, बट एक्चुअल में इट इज वेरी मच यूनिफॉर्म। So it is very much uniform. So this is the representation of a wave. ऐसा चलता जाएगा आगे की तरफ। अब क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है कि भाई जब वेव होती है तो ये वेव मान लेते हैं कि एक एक मैटर, यहाँ पर एक एक मैटर ऐसा लाइन में था, ये सारे के सारे मैटर ना थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की तरफ जंप किया तो वेव ऐसा फॉर्म हो गया। ये सारे के सारे मैटर नीचे की तरफ जंप किया तो वेव ऐसे फॉर्म हो गया। तो इस वजह से पूरा का पूरा वेव ऐसे फॉर्म हुआ है। ओके, अब इस मैटर ने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, इस मैटर ने थोड़ा और डिस्प्लेस किया, इसने थोड़ा और डिस्प्लेस किया, इसने मैक्सिमम डिस्प्लेस किया, इसने थोड़ा कम किया, इसने भी थोड़ा कम किया, इसने भी कम किया, इसने भी कम किया, इसने मैक्सिमम किया उल्टे डायरेक्शन पे, इसने भी कम किया, इसने भी कम किया। सो इस तरह ये सारे के सारे मैटर्स जब डिस्प्लेस होते हैं तो उनके फॉर्मेशन की वजह से एक वेव तैयार हो जाती है। ओके, अब यहां पर जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रही है, भले आप ऊपर की तरफ मेजर करो या फिर आप नीचे की तरफ मेजर करो, दोनों तरफ वैल्यू तो सेम ही मिलेगा। जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम लोग अक्सर ना ए से डिनोट करते हैं, एंड ए स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव तो आपके सामने है। सेकेंड चीज जो आपको सीखना है दैट इज एम्पलीट्यूड, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। बेसिकली व्हाट इज एम्पलीट्यूड? इट इज द मैक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फॉर्मिंग द वेव। ओके, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा ऑफ द पार्टिकल फॉर्मिंग अ वेव। दूसरा, अब वेव है ना, सी ऐसे ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ता जाता है। अब बढ़ेगा तो वेव, सी वेव जितने भी वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ता होगा उसको बोलेंगे हम लोग वेव वेलोसिटी। एट द सेम टाइम अभी मैंने आपको बोला कि पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है। दैट मीन्स पार्टिकल ना ऊपर नीचे ट्रैवल कर रही है। दैट मीन्स पार्टिकल जब ट्रैवल कर रही है तो पार्टिकल का भी खुद का एक वेलोसिटी होगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहाँ पर ना वेव से रिलेटेड ना हम लोग दो वेलोसिटीज के बारे में डील करेंगे। पहली बात, पार्टिकल्स कितने स्पीड से ऊपर या नीचे हो रही है, ये एक स्पीड। दूसरा, पार्टिकल्स के ऊपर नीचे होने की वजह से, मतलब ये पार्टिकल्स के ऊपर नीचे होने की वजह से ये वेव कितने स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है। सो दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके,
उनके बीच में कनेक्शन जरूर है, मैं आपको फॉर्मूले वगैरह बताऊंगा कि कैसे कनेक्शन है उनके बीच में. सो आई एम ट्राइंग टू टीच यू द टर्मिनोलॉजीज. तो सबसे पहली बात, पार्टिकल वेलोसिटी. पार्टिकल वेलोसिटी को भी हम लोग वीपी से डिनोट कर सकते हैं. अब अगर मैं बोल रहा हूं ऊपर की तरफ जो भी डिस्प्लेस हो रही है ये वाई एक्सिस में डिस्प्लेस हो रही है, तो मैं एक काम करूंगा भाई, डिस्प्लेसमेंट अगर वाई एक्सिस पे है तो डिस्प्लेसमेंट दैट इज डी वाई अपॉन टाइम विल गिव यू पार्टिकल वेलोसिटी. सो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पार्टिकल वेलोसिटी. सो क्या है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल at any instance. ओके, ये है पार्टिकल वेलोसिटी. पार्टिकल वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट जो मैंने आपको डिस्कस किया आपके सामने, दैट वाज वेव वेलोसिटी. वेव वेलोसिटी का मतलब वेव कितने स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रही है, उसको भी हम लोग v से ही डिनोट करते हैं. ये vp मतलब पार्टिकल वेलोसिटी, v मतलब वेव वेलोसिटी. नॉर्मल वेलोसिटी, नॉर्मल v मतलब वेव वेलोसिटी. ओके, इट इज द velocity of propagation of wave. propagation का मतलब आगे बढ़ना. वेव कितने स्पीड से आगे बढ़ती है उसको हम लोग बोलते हैं वेव वेलोसिटी. ओके, फिफ्थ वन. अब ये एक्स एक्सिस है ना, ये इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस बोलता हूं. अब ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में उसने मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब एक वेव ने मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर किया, उस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम लोग एक सिंबल से डिनोट करते हैं, लैम्डा. उसको हम लोग नाम बुलाते हैं वेव लेंथ. नाउ व्हाट इज वेव लेंथ? इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, या फिर मैक्सिमम छोड़ो यार, इट इज बेसिकली द डिस्टेंस कवर्ड बाय वन सिंगल वेव. डिस्टेंस कवर्ड बाय वन सिंगल वेव भी बोल सकते हैं, या फिर लेंथ ऑफ वन सिंगल वेव भी बोल सकते हैं. सिंपल लैंग्वेज में बोल देता हूं, लेंथ ऑफ अ कंप्लीट वेव. एक कंप्लीट वेव का लेंथ, उसको बोलते हैं वेव लेंथ. उसके बाद हम लोग सीखेंगे फ्रीक्वेंसी. हम बाय द वे वेवलेंथ के अलग अलग डेफिनेशंस आते हैं. ट्रांसवर्स वेव के अंदर वेवलेंथ को अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है. लॉन्जिट्यूडनल वेव के अंदर वेवलेंथ को अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है. बट उसका बेसिक मतलब ये होता है कि एक कंप्लीट वेव को कितना लेंथ चाहिए, उसी को हम लोग वेवलेंथ बुलाते हैं. नाम से ही पता चल जाता है कि नहीं. तो अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को हम लोग एन से डिनोट करते हैं. एन नहीं तो स्मॉल एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, नहीं तो एक स्पेशल सिंबल से डिनोट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को. दैट सिंबल विल बी समवॉट ना, ध्यान में कैसे रखना, आप स्मॉल वी लिखते हो ना, स्मॉल वी के पूंछ को हल्का सा टेढ़ा कर दो, इट विल बिकम लाइक दिस. ऐसा थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा. ये जो सिंबल है, स्मॉल वी को हल्का से टेढ़ा करके, इस सिंबल को हम लोग बुलाते हैं न्यू. इसको बुलाते हैं एन यू, न्यू बोलते हैं. न्यू इज द नेम ऑफ दिस सिंबल, ये ध्यान में रखना. एफ इज द नेम ऑफ द सिंबल, एन इज द नेम ऑफ द सिंबल, न्यू इज द नेम ऑफ दिस सिंबल. ओके, ऑल थ्री सिंबल्स कैन बी यूज्ड टू डिनोट फ्रीक्वेंसी विद अस. अब फ्रीक्वेंसी है क्या? सी, फ्रीक्वेंसी तो काफी जगह पे हम लोग ने इसके पहले भी देखा है. फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है? इट इज द नंबर ऑफ साइकिल्स व्हिच कैन बी कवर्ड इन 1 सेकेंड. वेव के केस में वेव का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, इट विल बी नंबर ऑफ वेव्स व्हिच कैन बी कवर्ड इन 1 सेकेंड. ओके, इट इज द नंबर ऑफ waves which can be covered in unit time. तो यहां पर फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, मतलब 1 सेकंड में भाई, यूनिट टाइम मतलब हमारे लिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज 1 सेकंड. तो 1 सेकंड में जितने भी नंबर ऑफ वेव्स कवर हो सकते हैं उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बुलाते हैं. आई बिलीव आई एम क्लियर. माय डियर चिल्ड्रन, आगे मुझे प्रोसीड करना है, बट द बोर्ड इज फिल्ड अप. आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज मेक अ नोट ऑफ दीज थिंग्स. उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा. प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए.
माय डियर चिल्ड्रन, आगे बढ़ते हैं अभी। तो आगे बढ़ते हैं सेवेंथ टर्मिनोलॉजी जो आपके सामने यूज करने वाला उसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। ये जो सेवेंथ टर्मिनोलॉजी ये काफी ना रिलेटेड है सिक्स्थ टर्मिनोलॉजी के साथ, दैट इज फ्रीक्वेंसी के साथ काफी रिलेटेड है। इसका नाम है टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, उसको पीरियड भी बोलते हैं और टाइम पीरियड भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। टाइम पीरियड फर्स्ट टाइम नहीं यूज कर रहे, इसके पहले भी हम लोग ने सर्कुलर मोशन में यूज किया है, तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी यूज करना है। वहां पर टाइम पीरियड क्या था, टाइम टेकन टू कवर वन सर्कल। यहां पर टाइम होगा टाइम टेकन टू कवर वन वेव, दैट्स इट। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेवलेंथ या फिर वेव। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बी फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू वन अपॉन, फ्रीक्वेंसी का उल्टा है ना, तो इसी वजह से उसका फॉर्मूला हो जाएगा वन अपॉन टाइम पीरियड, या फिर टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू वन अपॉन फ्रीक्वेंसी। आई बिलीव थिंग्स आर क्लियर। अभी इतना समझ में आया कि भाई क्या होता है, वेलोसिटी आगे की तरफ बढ़ रही है, डिस्प्लेसमेंट मतलब समझ लीजिए एक वेव कंप्लीट करने में जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज लैम्डा, तो और एक वेव कवर करने में जो भी टाइम लिया दैट इज टी। देन एक रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन या फिर फॉर्मूला फॉर वेव वेलोसिटी। ओके, तो हम इतना समझिए कि भाई वेलोसिटी जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसका मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डायरेक्शन के साथ अगर देखेंगे तो इट इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक पूरा वेव कवर करने में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं लैम्डा से बुलाऊंगा, एंड पूरा वेव कवर करने में जो टाइम लगा उसको मैं टाइम पीरियड के नाम से बुलाऊंगा। देयरफॉर आई कैन से v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। दिस इज वन फॉर्मूला ऑफ वेव वेलोसिटी। सिंस मैं बोलूंगा 1 by t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, जैसे यहां पर आपने देखा उसका उल्टा होता है, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, देयरफॉर v इज इक्वल टू n लैम्डा। तो ये दो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब एक्सट्रीमली ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत जगह पे यूज होती है, मतलब बहुत कॉमनली यूज होती है। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज मेक श्योर ऑफ मेमोराइजिंग दिस फॉर्मूला। गोइंग फॉरवर्ड एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे फ्रीक्वेंसी का उल्टा टाइम पीरियड होता है, वैसे वेव लेंथ का उल्टा भी एक चीज होता है जिसको हम लोग बुलाते हैं वेव नंबर। उसको डिनोट करते हैं एक सिंबल जहां पर लैम्डा के ऊपर बार डालते हैं। वेव लेंथ क्या था, वेव लेंथ वाज द लेंथ कवर्ड बाय वन वेव, है ना। तो वेव नंबर क्या होगा, द नंबर्स कवर्ड इन 1 मीटर। द नंबर ऑफ वेव्स विच वी कवर इन 1 मीटर इज कॉल्ड एज वेव नंबर। द नंबर ऑफ वेव, या फिर मैं बोलूंगा इट इज द नंबर ऑफ वेव्स which can be covered in a unit length. Okay, 1 unit of length is nothing but 1 meter. Therefore यहाँ पर 1 meter ही हम लोग यूज करेंगे, 1 unit of length is 1 meter. So वेव नंबर का फॉर्मूला 1 मीटर में कितना वेव कवर हो गया, that is 1 upon wavelength. 1 upon wavelength का expression will be equal to wave number. That's it. तो आप इसको यहां पर भी यूज कर सकते हैं, like आपकी मर्जी, आपको जहां पर यूज करना है कर सकते हैं। My dear children, please pause the video and make a note of it. I believe सभी का हो गया है। आगे बढ़ते हैं, एक और टर्मिनोलॉजी के साथ मैं आपको वाकिफ करवाना चाहता हूं, दैट इज आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस वन मोर टर्मिनोलॉजी इन फ्रंट ऑफ यू, द 10th टर्मिनोलॉजी, जिसको हम लोग बुलाएंगे फेज एंगल। फेज एंगल को जनरली हम लोग फाई के सिंबल से डिनोट करते हैं। ओके, द सिंबल इज कॉल्ड एज फाई। अब ये फेज एंगल होता क्या है, सी क्या होता है, हम ये वेव मोशन को ना सर्कुलर मोशन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज क्या होता है, एक सर्कल जब कंप्लीट होता है तो हम बोलते हैं कि उसने 360 डिग्रीज कवर कर दिए हैं। सही बात है कि नहीं, एक सर्कल के कंप्लीशन में मैं बोलूंगा 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन कवर कर दिए। दैट मींस हाफ सर्कल के इसमें मैं बोलूंगा पाई रेडियन कवर किया, क्वार्टर सर्कल में पाई बाय 2 रेडियन, 3/4 सर्कल में 3 पाई बाय 2 रेडियन। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ये एंगल का कॉन्सेप्ट होने की वजह से इट इज वेरी इजी फॉर अस टू
फिगर आउट कि भाई पूरा सर्कल कवर हुआ है या नहीं हुआ है, या जो भी टाइम पे हम बोल रहे हैं हमारा सर्कल है ना कितना कवर कर दिया है। मैं बोल रहा हूँ कि π/3 कवर किया तो इट इज अंडरस्टूड कि भाई उसने 60 डिग्री कवर करके रखा है। तो ये एंगल के कॉन्सेप्ट की वजह से इट वाज वेरी इजी फॉर अस टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ मेकिंग ऑफ सर्कल। सिमिलरली वेव के मामले में भी, वेव अब बन रहा है, अचानक से मुझे ट्रैक करना है कि कोई भी एक XYZ पार्टिकल एट प्रेजेंट वेव के कौन से हिस्से पर है, क्या वो फर्स्ट हाफ में है, क्या वो सेकंड हाफ में है, क्या वो एग्जैक्टली हाफ में है, या वो फर्स्ट क्वार्टर में है, या सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, कौन से क्वार्टर पर है। ये चीजें अगर मुझे पता करना है तो उसके लिए भी मुझे एक कुछ ना कुछ तो एक आइडिया निकालना पड़ेगा जिसके सपोर्ट में मैं ट्रैक कर सकता हूं वेव के मूवमेंट्स, ओवरऑल वेव का पोजिशन। सो हमने क्या किया, ऑलरेडी सर्कुलर मोशन में हम लोग ने ये एंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया एंड वी आर वेरी मच फेमिलियर विद दैट। तो सेम एंगल का कॉन्सेप्ट यहां पर भी हम लोग यूज करेंगे, बट यहां पर सी नॉर्मल एंगल बोल नहीं सकते बिकॉज हम जानते हैं कि नॉर्मल एंगल शुड लुक लाइक दिस, प्लेन एंगल शुड लुक लाइक दिस। तो इसी वजह से इधर एंगल का ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे विद अ डिफरेंट नेम, वी विल बी कॉलिंग दैट नेम एज फेज एंगल। नाउ फेज एंगल क्या होता है, फेज एंगल इज नथिंग बट we are basically breaking the whole wave into different parts and representing each part with an angle, with an angular name. That means पूरे सर्कल को कवर करने के लिए अगर 2π रेडियन ऑफ प्लेन एंगल लगता था, देन पूरे वेव को कवर करने के लिए 2π रेडियन ऑफ फेज एंगल लगेगा। सो फेज एंगल में बेसिकली क्या है, द कंपैरिजन विल बी y वर्सेस एंगल। पूरे वेव को कवर करने के लिए मैं बोलूंगा 2π का एंगल लगा, दैट मीन्स आधे वेव को कवर करने के लिए पाई का एंगल लगा, दैट मीन्स क्वार्टर वेव को कवर करने के लिए π/2 का एंगल लगा, 0 एंगल, ये होगा 3π/2 का एंगल। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द होल वेव कैन बी ट्रैक्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल। सो व्हेन वी ट्राई टू ट्रैक द होल वेव इन टर्म्स ऑफ एंगल, वी कॉल दैट एंगल एज फेज एंगल। ओके, so in comparison with circular motion, the position of any particle along a wave can be tracked with the help of phase angle। लोग ये ट्रैक कर सकते हैं जिसको हम लोग phi से डिनोट करते हैं। सो इतना ध्यान में रखना, फुल वेव के लिए 2π, हाफ वेव के लिए पाई, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। दैट मींस वेव लेंथ और फेज एंगल। हाँ, अभी आप अगर ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर लेंथ के टर्म्स में अगर बात करो तो फुल वेव का लेंथ होता है लैम्डा, एंड एंगल के टर्म्स में अगर बात करो तो फुल वेव का एंगल होता है 2π। तो क्या ये दोनों प्रोपोर्शनल है? यस, ये लोग दोनों प्रोपोर्शनल है। ओके, ये लोग दोनों प्रोपोर्शनल होते ही है डेफिनेटली। तो आई विल गिव यू अ रिलेशन बिटवीन देम एज वेल, जिसमें मैं आपको ना प्रोपोगेशन कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज प्रोपोगेशन कांस्टेंट, जिसको हम लोग k से डिनोट करते हैं। ये कब अराइज होता है? अभी आप तो जानते हैं कि फेज एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मतलब जो भी डिस्टेंस कवर किया होगा, जो एक्चुअली x के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो फेज एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये तो आप जानते ही हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है भाई हम लोगों को। तो अभी ठीक है, तो फेज एंगल विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज प्रोपगेशन कांस्टेंट। देयरफॉर आई कैन से प्रोपगेशन कांस्टेंट इज नथिंग बट फेज एंगल अपॉन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। एंड आप तो जानते हैं कि फेज एंगल का मैक्सिमम वैल्यू इज 2π एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड का मैक्सिमम वैल्यू इज लैम्डा। ऑब्वियसली इन केस ऑफ वन वेव, ये 2π भी एक वेव की बात कर रहा हूँ एंड लैम्डा भी एक वेव की बात कर रहा हूँ। फिर आप पूछोगे सर जी 2π के आगे एंगल जा सकता है? जा सकता है अगर दूसरा वेव है तो। जितने भी वेव्स हैं उतने मल्टीपल ऑफ 2π तक वो जा सकते हैं। सिमिलरली लैम्डास, जितने वेव है उतने मल्टीपल ऑफ लैम्डास के लिए जा सकते हैं। एट प्रेजेंट तो हम लोग एक वेव की बात कर रहे हैं। सो k का एक्सप्रेशन अगर किसी ने पूछा तो यू कैन आइदर यूज phi upon x और मे बी यू कैन यूज 2π upon लैम्डा। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज प्रोपगेशन कांस्टेंट। है कि नहीं? बहुत सिंपल।
My dear children, I request you guys to please pause the video and make a note of it. Now my dear children, आप लोग ने इतना तो नोट डाउन कर ही लिया है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फेज एंगल वगैरह जो आपने देखा है उससे कनेक्टेड एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कॉन्सेप्ट को मैं जो कनेक्ट करना चाहता हूँ एक अलग टर्मिनोलॉजी के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, विच विल बी कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आप सोचोगे सर जी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? इसको मैं डिनोट करता हूँ ओमेगा से। ओमेगा देख के शायद आपको कुछ याद आ रहा होगा। सर्कुलर मोशन में हम लोग ने सीखा है कि एंगुलर वेलोसिटी का नाम है ओमेगा। यस, सर्कुलर मोशन में हम लोग ने सीखा है एंगुलर वेलोसिटी का नाम है ओमेगा। उसको डिफाइन किया जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सही बात है, एंगल अपॉन टाइम या फिर एंगल कवर्ड अपॉन टाइम। तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज, उसको डिफाइन किया जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा की जगह पे यहाँ पर फेज एंगल इस्तेमाल करेंगे, दैट इज फाई अपॉन टाइम। सो जितना भी फेज एंगल कवर होती है पर यूनिट ऑफ टाइम उसको हम डिफाइन करके बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एज सिंपल एज दैट। इसका भी ऐसा यूनिट होता है, रेडियन पर सेकेंड पर ही होता है इसका भी ऐसा यूनिट। ओके, सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन अगर लिखना होगा, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन फेज एंगल। मतलब फेज एंगल को हम कितने रेट से चेंज करते हैं उसी को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, ये था तुम्हारा 12th कॉन्सेप्ट। अब 13th कॉन्सेप्ट में मैं आपके सामने एक छोटा सा रिलेशन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो इसी में से मैं एक और चीज बोल सकता हूं कि भाई अगर इन फ्यूचर कहीं पर भी फाई के जगह पे हमें ओमेगा टी लिखना है तो हम बिंदास ये भी लिख सकते हैं, रिलेशन भी हो गया इसके अंदर। अब यहाँ पर ये रिलेशन मैंने क्यों यूज किया मैं आपको बताता हूँ। अब 13th कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ अ वेव। एक वेव जो आगे की तरफ बढ़ रही है उसके इक्वेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग। तो वेव के बारे में अगर तुम ऑब्जर्व करेंगे तो वेव इज बेसिकली वाइब्रेशन जो इसे ऊपर नीचे वाइब्रेशन हो रही है। मतलब वाइब्रेशन किसके अलोंग हो रही है? वाई के अलोंग हो रही है। एंड ये वाइब्रेशन की वजह से कैसा टाइप ऑफ वेव फॉर्म हो रहा है? ये जो टाइप ऑफ वेव फॉर्म होती है ना, ये जो टाइप ऑफ वेव फॉर्म हो रही है इसको हम लोग बुलाते हैं साइन वेव। तो साइन वेव फॉर्म हो रही है वाई के वाइब्रेशन के अलोंग, इसी वजह से इसका इक्वेशन जो होगा y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ एंगल। प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करते हैं? एंगल के हिसाब से ना। एंगल की जगह पे मैं डाल सकता हूं ए साइन ओमेगा टी। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होगा जहां पर ए क्या होता है भाई? ए इज एम्पलीट्यूड, भूलना मत। ओमेगा इज व्हाट? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंड टाइम क्या होता है? टाइम ये तो आप तो जानते ही है, जो भी टाइम इंस्टेंट होगा वो टाइम इंस्टेंट। ये होगा वो टाइम इंस्टेंट, है कि नहीं? बहुत ही सिंपल। अब बाय द वे ये ओमेगा का जो एक्सप्रेशन है, ये ओमेगा का मैंने जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन तो यहाँ पर बता ही दिया आपको। उसके अलावा मैं थोड़ा सा उसको और उसके अलग अलग फॉर्मेट्स और मैं आपको बता सकता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल गिव यू दैट डेटा एज वेल। सो ओमेगा विल बी इक्वल टू बेसिकली इट इज फाई अपॉन टी। ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है जिसका एसआई यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। अब ये फाई जो होती है फेज एंगल होती है। अगर मैंने पूरे वेव का फेज एंगल कंसिडर किया, दैट फेज एंगल बिकम्स 2 पाई। एंड पूरे वेव का जो टाइम है उसको मैंने अगर कंसिडर किया तो दैट बिकम्स टाइम पीरियड। सो ओमेगा कैन आल्सो रिटन एज 2 पाई अपॉन टी। सिंस यू गाइस नो 1 अपॉन टी इज फ्रीक्वेंसी, आई कैन आल्सो राइट दिस एज 2 पाई इनटू n। सो इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़े तो ये एक्सप्रेशंस भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया फाई कैन बी रिटन एज ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय टी, जो मैंने यहां पर यूज किया है इधर, है कि नहीं? सो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है जहां पर हम अज्यूम करते हैं कि पार्टिकल ने एकदम मेन पोजीशन से स्टार्ट किया होगा। मेन पोजीशन से स्टार्ट किया होगा मतलब एकदम जीरो पोजीशन से स्टार्ट किया होगा पार्टिकल ने। अगर बाई चांस आपको लग रहा है कि पार्टिकल ने जीरो पोजीशन से नहीं स्टार्ट किया है, वो बीच में कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया होगा, तो उसने कुछ ना कुछ तो फेज एंगल कवर करने के बाद उसने एडवांस में स्टार्ट कर दिया। मतलब जीरो से स्टार्ट करने की जगह पे आगे से स्टार्ट कर दिया उसने। सो इधर से लेकर इधर तक वो पहले ही आ चुका होगा और वहां से उसने स्टार्ट किया होगा। तो ऐसे केसेस में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इफ
ये कब होती है? So if the particle is starting from mean position, then हम लोग ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे y is equal to a sin phi. Okay, if the particle is starting from a position which has already covered phi phase angle from mean position. मीन पोजीशन से ऑलरेडी 5 फेज एंगल कवर करके उसने स्टार्ट किया है. ओके, तो हम दैट मीन्स ये जो भी रहेगा. ओके, सो ये एक्चुअल वेव होता है, बट मान लेते हैं कि पार्टिकल ने ऑलरेडी यहां से स्टार्ट कर लिया है. मतलब यहां से ही उसने वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया. मतलब जीरो से नहीं स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल. अगर यहां से स्टार्ट करता तो ठीक है, लेकिन यहां से उसने अगर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे सिचुएशंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट मी से इसने फाई एंगल ऑलरेडी कवर करके रखा है, तो हम बोलेंगे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. इतना तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ माइनस ऑफ फाई करके डाल दो, हो गया अपना काम. डू यू अंडरस्टैंड दिस? So this is the basic understanding of waves, my dear children. ये equations के बारे में काफ़ी crucial है. ये चीज़ें अच्छे से समझ के अच्छे से लिख लीजिएगा प्लीज़. वीडियो को पॉज करके प्लीज़ लिख लीजिए. सो माय डियर चिल्ड्रन, इस पर्टिकुलर वीडियो में वेव्स के बारे में इन जनरल हम लोग ने एक आइडिया ले लिया कि वेव्स बेसिकली क्या होता है. स्टार्टिंग में तो वेव्स के अलग अलग टाइप्स हम लोग ने देख लिए थे. उसके बाद वेव्स को कैलकुलेट करने के लिए या फिर वेव्स के बारे में आगे सीखने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में होने चाहिए. एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए, वेव पता होना चाहिए, वेव लेंथ पता होना चाहिए, वेव नंबर पता होना चाहिए, टाइम पीरियड पता होना चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए, वेव का इक्वेशन पता होना चाहिए, वेव का वेलोसिटी पता होना चाहिए, एंड वेव का वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पार्टिकल वेलोसिटी पता होना चाहिए. ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए. तब जाके ये सब पता होने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के साथ, तब जाके आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में और डिफरेंट कंटेंट के साथ मैं आपके सामने वापस आऊंगा. दिस इज जितिन सर टीचिंग फॉर जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. बाय, टेक केयर.